नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 5। ठीक है, 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जा कर के देखिए। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी इनमें से कौन सा नियम है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, यानी ऊर्जा संरक्षण पे बेस्ड है। तो देखिएगा, जो किरचॉफ साहब थे, ठीक है, किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए। ठीक है, किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए। एक है आपका KCL किरचॉफ करंट लॉ और एक है आपका KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो KCL है किरचॉफ करंट लॉ, वो जो होता है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। चार्ज का मतलब देख लेती है, आवेश होता है। और जो KVL है, KVL जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है, इस पे बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा, KCL किरचॉफ करंट लॉ चार्ज पे बेस्ड है। क्यों चार्ज पे बेस्ड है, आपने पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जो KCL है वो चार्ज पे बेस्ड है। और वोल्टेज पे बेस्ड है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एनर्जी पे बेस्ड है। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू dW/dQ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है एनर्जी पे। और KCL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, KCL जो लगाते हैं वो किसी भी नोड पे लगाते हैं या जंक्शन में लगाते हैं, और जो KVL है वो किसी भी लूप में लगाते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिए। तो अगर सभी लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट I4 फॉर द गिवन जंक्शन। ठीक है, I4 की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो KCL से लगेगा, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है कि किसी भी नोड पर जो होता है करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन आर नोड इज इक्वल टू 0। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ इंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू दी सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, यानी किसी भी नोड पर जो है जितना करंट आता है उसको सम कर लीजिए और जितना करंट जाता है उसको सम कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, इस पे ये जो है इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है। तो देखिए I4 प्लस ये वाला लिख लेते हैं 2 एम्पियर और ये 7 एम्पियर। ठीक है, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कौन कौन सा आउटगोइंग है, ये देखिए, आउटगोइंग ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये जो है आउटगोइंग करंट है। यानी 4, 8 और 3, यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 12 और 3 15, यानी जो I4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 माइनस 9 यानी 6 एम्पियर I4 की वैल्यू आ जाएगी। हमारा आंसर है C वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू बोथ द रजिस्टर ऑफ द गिवन सर्किट। जो I1 और I2 की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं, यानी 0 पोटेंशियल मान लेते हैं।
तो यहाँ का पोटेंशियल देखिए, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अब यहाँ का पोटेंशियल 20 है, तो इसमें फ्लो करने वाला करंट कितना होगा, I1 20। अब -0 भी होगा, लिख नहीं रहे हैं, -0 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, ये -10, ये पोटेंशियल पता है, ये पोटेंशियल हमें पता है, तो इसमें करंट कितना होगा, I2 इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर कितना है 20 और माइनस लोअर पोटेंशियल, चूँकि ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा, 30/20 यानी 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। ठीक है, ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब ओरली क्वेश्चन है, बहुत जल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको समझाना है इसलिए हम जो है धीरे धीरे करके लगा रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड V1 रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट बिलो। ठीक है, इसमें करंट I1 वैल्यू ज्ञात करनी है और V1 ज्ञात करना है। देखिए ये जो करंट सोर्स है यहाँ पे कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, यहाँ से भी 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर होगा, यहाँ पे जो है यहाँ कितना आएगा, यानी 4 एम्पियर का करंट आएगा, यही 4 एम्पियर का करंट तो हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एम्पियर का करंट हो जाएगा, यानी जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि 4 एम्पियर कहीं दिया नहीं है, वही 4 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, आप वोल्टेज ड्रॉप नहीं भी निकालेंगे तब भी आंसर को ही आना है, क्योंकि एक मैच हो गया। अब देखिए वैसे भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, आई कितना है 4, ये हो जाएगा आपका 32 वोल्ट। ठीक है, आई इंटू आर करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो देखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होता है। ये आपका इंडक्टेंस का यूनिट है। ठीक है, ये जनरल बता रहे हैं, इंडक्टेंस हेनरी बहुत सारे जो है का हो सकता है हेनरी। कूलाम जो है चार्ज का यूनिट है। ठीक है, चार्ज का टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बोलेंगे, तो दोनों बात एक ही है। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट एरिया, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, इसी को क्या है, टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, एक टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। ये याद रखेंगे, गॉस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का CGS यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल जो है वो CGS यूनिट है किसका, मैक्सवेल किसका है, CGS यूनिट है आपका फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, जिस तरह जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह जो है मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जो है क्या करता है, करंट फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अपोज करता है, करंट फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, उसी तरह जो है मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स का अपोज करता है वो होता है रिलक्टेंस। इसी का हमें अपोजिट पूछा है। रेजिस्टेंस का जो है रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पता होगा, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से, और रेजिस्टेंस को R से। ठीक है, रिलक्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं, या जो है आपको R लिख करके यहाँ L लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो रिलक्टेंस का उल्टा होता है परमिएंस। ध्यान दीजिएगा, C लास्ट में है तो आंसर में भी C ही रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो परमिएबिलिटी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रिलक्टिविटी पूछेगा
रिलक्टिविटी का उल्टा क्या, परमिएबिलिटी, ठीक है, लास्ट में टी वाई, ठीक है। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा। ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी को एक्सएम बोलते हैं और ये जो होता है H/M होता है, ठीक है, H/M होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सॉरी M/H होता है, ठीक है, M/H होता है। M क्या है, M है आपका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पोल एरिया, ठीक है। और H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, Ni/L होता है। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज 60 ओम व्हेन इट इज सप्लाइड विद 50 हर्ट्ज सप्लाई, what will be the value of capacitive reactance in ohm of the same circuit if it is supplied with 60 hertz supply। यानी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है 60 ओम है 50 हर्ट्ज पे, और पूछ रहा है 60 हर्ट्ज सप्लाई रहेगा तो क्या होगा। देखिएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, XC इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC, यानी XC जो होता है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा ये जो है XC1 लिखेंगे इंटू F1 इज इक्वल टू क्या होगा, XC2 इंटू F2, ठीक है। यहाँ से हमें क्या है XC2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा XC1 इंटू F1 डिवाइडेड बाई F2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ XC1 कितना दे रखा है 60, F1 कितना दे रखा है 50, और पूछा कितना है 60 हर्ट्ज पे, तो ये 60 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो है 50 हर्ट्ज पे हमें पता है 60 ओम होगा, ठीक है, और बोला है फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज पे कितना होगा। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या है 60 ओम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 60 ओम से कम जो है किस में दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, तो इसको क्वेश्चन को बिना लगाए ही आप क्या बता सकते थे, आंसर 50 ओम होगा, ठीक है। तो ऐसा भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा यानी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, उससे भी कम होगा, तो 60 ओम से कम होगा, तो यानी 50 ऑप्शन में एक ही दिया है, आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको पता करना है, ठीक है। तो देखिए V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। यहाँ से V का डायमेंशन निकालेंगे, V इज इक्वल टू dW/dQ होता है, हमने बताया है। इसका क्या होगा, W का mL/T-2 होगा, क्योंकि एनर्जी है, वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और ये है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैसे तो AT होता है, लेकिन देखिए Q दे रखा है सभी ऑप्शन में, इसलिए क्या रखेंगे, Q ही रख दीजिए, ठीक है, Q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R की यूनिट क्या हो जाएगी, V बाई क्या हो जाएगा, I। V का हमें पता चल गया mL/T-2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई Q। और चार्ज क्या होता है, चार्ज I करंट क्या होता है, करंट होता है आपका Q/T, तो यहाँ से Q रख दे रहे हैं और इसको T को ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा mL/2, और ये जो है T-1 होगा तो उसको नीचे लिख दे रहे हैं, और ये जो है आपका Q²,
ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा इस तरह का भी ध्यान रखिए, वैसे तो क्यू का जो है 80 होता है, ठीक है, डायमेंशन क्या होता है 80 होता है, क्योंकि ऑप्शन में क्यू में रखा है इसलिए क्यू ही छोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 incandescent lamps of wattage 40 watt and 60 watt connected in series with a voltage of 230 volt, which one out of the 2 lamp will glow brighter। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ब्राइटर ग्लो करेगा, यानी तेज ग्लो करेगा। ठीक है, चमक उसमें तेज होगी। ठीक है, ब्राइटर मतलब क्या है, चमक। तो देखिएगा सीरीज़ में लगे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा जब भी सीरीज़ में लगे होंगे बल्ब, तो उसमें से जो कम वाटेज का होगा, जिसकी पावर कम होगी, वही जो है ग्लो करेगा ब्राइटर। आंसर ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है, हमने एक वीडियो बना रखा है कि कौन सा बल्ब जो है ग्लो करेगा ब्राइटर और कौन सा ग्लो करेगा जो है ब्राइटर ग्लो नहीं करेगा। देखिएगा जो है ये जो है सीरीज में लगाए हैं, ये 40 है और ये 60 वाट है, सीरीज में लगाए हैं। ठीक है, जब सीरीज में लगा रहेगा, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सीरीज में लगाने पे होता क्या है, सीरीज में जब लगाएंगे तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। आपको पता है करंट तो दोनों बल्ब में सेम होगा, रेजिस्टेंस ही डिसाइड करेगा कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। अब देखिएगा जो बल्ब की रेटिंग होती है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से, देखिए ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, बल्ब का रेटिंग जो है कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज कि कितने रेटिंग पे बनाया गया है बल्ब, यानी जिस बल्ब का जो पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस बल्ब का जो है पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्योंकि 40 वाले वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सीरीज में रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, अधिक पावर खाएगा। तो जो अधिक पावर खाएगा वही तो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए पैरेलल में यही बल्ब लगे होते, पैरेलल में यही बल्ब लगे होते, ठीक है, 230 वोल्ट पैरेलल में लगे होते, ये 40 होता, ये जो है 60 वाट होता, तो जो है 60 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करता। ठीक है, 60 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करता। क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, और देखिए पैरेलल में वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहता है, यानी जो है कौन सा जो है जिसका पावर कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा पावर खाएगा, जो ज़्यादा पावर खाएगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, और रेजिस्टेंस किसका कम होगा, जिसका अधिक पावर होगा, यानी पावर जो है 60 वाट का अधिक है, यानी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो वही जो है ज़्यादा पावर खाएगा, इसलिए जो है पैरेलल में क्या होगा 60 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन एलॉइंग ऑफ द कंडक्टर मटीरियल। रेसिस्टिविटी जो है क्या है, एलॉय मिलाने से क्या है, एलॉय पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये जो है गलत दे रखा है स्टेटमेंट। ठीक है, जब जो है एलॉय मिलाएंगे या कोई भी मटेरियल मिलाएंगे किसी भी जो है मटेरियल में, तो उसकी रेजिस्टिविटी अफेक्ट करती है। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये भी बात गलत दे रखा है, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपको पता है कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, इंसुलेटर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, सेमी कंडक्टर है तो भी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, इलेक्ट्रोलाइट है तो भी घटती है। ठीक है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जो रो है वो किस पे डिपेंड करता है, रो जो है आपका क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये क्या है, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंपोजिशन पे डिपेंड करता है,
और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जो है फिज़िकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डी दिया है द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये बात जो है गलत दे रखा है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो सही क्या है, सी वाला सही है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सही है। क्योंकि जो है रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। बट जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, किसी भी रेजिस्टिविटी है जो किसी भी मटेरियल की मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो जो है लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन इस सब पे डिपेंड नहीं करती है। ये किस पे डिपेंड करती है, कंपोजिशन, यानी किससे बना है, वो सिल्वर का है, कॉपर का है कि किसका है, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता होगा, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, Q बाई V। ये आंसर ए वाला हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। ठीक है, तो जब भी कोई पैरेलल में कैपेसिटेंस लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये जो है 3 माइक्रोफैरड का है, ये आपका 5 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, जब भी पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कैसे निकालेंगे, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 2 3 5 और 5 5 10 माइक्रोफैरड। तो ये क्या आया है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये 10 माइक्रोफैरड आया, तो ये 2 माइक्रोफैरड से भी ज़्यादा है, 3 माइक्रोफैरड से भी ज़्यादा है, 5 माइक्रोफैरड से भी ज़्यादा है। यानी जो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस कनेक्ट है उसमें जो सबसे बड़ा जो कैपेसिटर है उससे भी ज़्यादा क्या है, ये वैल्यू आई है। तो अप्लाई कीजिए सेम, तो क्या हो जाएगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यही सीरीज में होते हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इनको जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यानी 9 यानी 3 यानी 2, ये क्या आ गया, 2 माइक्रोफैरड आ गया। 2 माइक्रोफैरड क्या है, जो सीरीज में सबसे छोटा है उससे भी जो है वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई। तो ध्यान रखेंगे, कैपेसिटेंस अगर सीरीज में जुड़े होते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो जो है सबसे स्मॉल जो कैपेसिटेंस है उससे भी छोटा आता है। पैरेलल में जो है जो सबसे ज़्यादा है कैपेसिटेंस उससे ज़्यादा आती है वैल्यू, और जो है रेजिस्टेंस के केस में उल्टा हो जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। What will be the equivalent inductance of series combination of 5 inductor having the same value। ठीक है, तो देखिए सेम वैल्यू है, ये मान लीजिए L है, ये L है, ये भी L है। ठीक है, ये भी L है, ये भी L है। ठीक है, ये A है, ये B है, सब जो है L है, वैल्यू दे रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट जो LAB है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टर की तरह होता है इंडक्टर भी, तो 5L हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 5L। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर हैज़ द कंडक्टेंस ऑफ 0.4 सीमेन। ये क्या दे रखा है, कंडक्टेंस एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसका जो है 0.4 सीमेन दे रखा है, सीमेंस, और आप करंट कितना कैरी कर रहा है,
8 एम्पियर का हमसे वोल्टेज पूछ रखा है, तो वोल्टेज क्या होगा, V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ आर की जगह क्या करते हैं, जी लिख सकते हैं, आई बाई जी, क्योंकि कंडक्टेंस दिया है। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r होता है, ठीक है, वहीं से रखे हैं। तो आई कितना दे रखा है 8, और ये 0.4, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 80/4, ये 4 कट जाएगा, 2 20 आ जाएगा वोल्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरेड। ध्यान दीजिएगा, इन माइक्रोफैरेड of a capacitor when the potential difference between the terminals of capacitor is 40 volt and the charge stored in the capacitor is 8 मिलीकूलम। तो हमने सब बहुत बार इस चीज़ को बताया है, जब भी कैपेसिटेंस या कोई भी चीज़ की वैल्यू जो है माइक्रोफैरेड या किसी भी जो है जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए ओम, सेंटीमीटर, ऐसे निकालना हो तो सबसे पहला काम वही करते हैं, ठीक है, पहले माइक्रोफैरेड में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पहला काम करते हैं यही। तो देखिएगा, सभी को फार्मूला पता होगा, Q इज़ इक्वल टू सी वी। यहाँ से C क्या आ जाएगा, Q/V। Q कितना दे रखा है 8 मिलीकूलम, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, और जो है V कितना दे रखा है 40 वोल्ट। अब क्या हमने बताया है, अब ये जो वैल्यू आएगी फैरेड में आएगी, और हमें निकालना किस में है, माइक्रोफैरेड। तो क्या कर देंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर देखिए 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा, और नीचे 40 बचा है, ठीक है। तो 1 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर जो है 100 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा आपका 200 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 200 कितना आ जाएगा, 200 माइक्रोफैरेड, सी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। व्हेन द रजिस्टर हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम at 0 Celsius and the 40 ohm at the 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 60 डिग्री पे 40 ओम दे रखा है। तो देखिए, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, R2 इज़ इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 40, R1 की वैल्यू है 20, 1 प्लस अल्फ़ा हमें निकालना है, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 0 से 60 के बीच में डिफरेंस कितना है 60। ये देखिए काट देंगे, 2 आ जाएगा, यानी 2 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 60। ये जो है ये 2 है, अल्फ़ा नहीं है, यानी ये जो है घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 कितना हो जाएगा 60। तो 1/6 इंटू 1/10 कर देते हैं, 1/6 कितना आ जाएगा 0.10 रहेगा, तो कितना आ जाएगा 1 और 6 ये आ जाएगा, यानी जो है इसको 0.0166 या 7 ऐसे कर दें तो आंसर क्या है, यही वाला सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए वायर ऑफ 30 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। एक वायर है 30 ओम का, इसको खींच करके क्या कर दिया है, लेंथ का डबल कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब ये जो है खींच के डबल किया गया है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल किया गया है तो 4 गुना हो जाएगा। अब कितना हो गया 120 ओम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा n² वाला फॉर्मूला, ठीक है, 120 ओम हो गया। अब बोल रहा है देन कट इनटू 2 पार्ट्स, अब इसको कट किया जा रहा है 2 पार्ट में,
ठीक है, यानी 2 पार्ट में कट किया गया, मतलब कितना हो गया, अब ये 60 ओम का एक बच गया, एक बच गया 60 ओम का। और अब क्या बोल रहा है, दीज टू इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको अब क्या कर रहा है, पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, चलिए भाई पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब बोल रहा है विद ए बैटरी दैट ड्रॉज अ 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर का करंट ले रहा है। अब बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा बताएं। तो रेजिस्टेंस तो R/2 कर देंगे, यानी 30 ओम हो जाएगा। V इज इक्वल टू I यानी 2, और ये जो है 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है पैरेलल में है, सेम रेजिस्टेंस R/2 यानी 30 और 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। I इंटू R कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपका, वोल्टेज निकल जाएगा आपका 60 वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड बाय एन 8 हेनरी इंडक्टर इफ़ द करंट थ्रू द इंडक्टर इज़ 4 एम्पियर। तो ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ LI²। हाफ L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 हेनरी, I² डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 4 दिया है, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 16 चौका 64 हो जाएगा। ये एनर्जी है, जूल में इसकी वैल्यू आएगी। सी वाला करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में सही क्या दे रखा है। ठीक है, ओम्स लॉ इज़ अप्लीकेबल टू डायोड, डायोड के लिए लगाया जाता है। बी दे रखा है ओम्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू डायोड। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में बोल रहा है अप्लीकेबल है डायोड के लिए, दूसरे वाले ऑप्शन में बोल रहा है अप्लीकेबल नहीं है। या तो वो अप्लीकेबल होगा या तो अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इन्हीं दोनों में से आंसर हमारा होगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोगों को पता होगा ओम्स लॉ जो है, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। और आपको पता होगा ओम्स लॉ जो है नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए नहीं लगाया जाता है। तो आंसर क्या है हमारा, बी वाला, ओम्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू डायोड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन कौन हैं, डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, मॉसफेट, FET, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है सब जो है नॉन लीनियर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।